आप वो केपी ट्यूटोरियल का जो पीडीएफ था वो आप लोग चाहें तो खोल सकते हैं, तो सुविधा होगी। बेसिक रूल जो केपी की कनेक्टिविटी, बेसिक रूल जो सबलॉट वगैरह के जो मैंने बताए हैं वो तो समझ में आए हैं ना हाँ सर। आशीष जी सर। आपके? जी सर। बेसिक्स जो रूल्स हैं, सबलॉट कैसे बनते हैं, 249 कैसे हो जाते हैं 243 की जगह, और ये सबलॉट्स जो है या केपी का फलादेश जो है, या ये जो सबलॉट्स हैं ये विंशोत्तरी दशा महादशा के अनुसार, विंशोत्तरी महादशा के अनुसार इनकी ब्रेकिंग हुई। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कृष्णमूर्ति पद्धति के अकॉर्डिंग अगर आप फलादेश करते हैं तो आपने विंशोत्तरी दशा के अलावा किसी और दशा, अंतरदशा का इस्तेमाल नहीं करना है गलती से। मतलब कई बार होता है ना, लोग प्रभावित हो जाते हैं, चर दशा देखने लगे तो योगिनी दशा देखने लगे, त्रिभागी दशा देखने लगे, तो वो सारी दशाएं यहां सूट नहीं करेंगी। इसलिए नहीं करेंगी कि आपका विंशोत्तरी दशा के अनुसार ये सबलॉट्स का जो ब्रेकेज हुआ है विंशोत्तरी दशा के अनुसार हुआ है। ठीक है। यस सर। तो मैं यहाँ जो आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये इवेंट रिलेटेड जो सारी केपी का जो फलादेश है, एक्चुअली समझने के लिए ग्रुपिंग ऑफ हाउस जो कहते हैं, किस चीज का आंसर करना है, किस प्रश्न का आंसर करना है, तो किस भावों को हमने कनेक्शन में लेना है, कनेक्ट करना है, आज इसी पे चर्चा करूंगा मैं। थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी आप। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वो अमूमन केपी एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाले नहीं बताते हैं। ग्रुपिंग ऑफ हाउस, सिर्फ ग्रुपिंग ऑफ हाउस सीख लिया और आपने फलादेश कर दिया, ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे गुड हेल्थ पहला बिंदु है इवेंट रिलेटेड फर्स्ट हाउस का। गुड हेल्थ पीडीएफ खोली है आपने? हाँ सर। तो पहला कॉम्बिनेशन है गुड हेल्थ का। वन जो यहां लिखा हुआ है मतलब फर्स्ट हाउस, तो 111 पहला जो भी लिखा हुआ है वो फर्स्ट हाउस है। देखो सब में 1 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फर्स्ट हाउस के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो गुड हेल्थ मतलब 111, लग्नेश का एकादश से अगर संबंध बन जाता है तो गुड हेल्थ का इंडिकेशन है। 5 का कॉम्बिनेशन भी आ जाता है तो गुड हेल्थ का कॉम्बिनेशन है। 1 5 11 या 1 11, ठीक है, या 1 5 11। अब इसमें अगर कोई किसी प्रकार से अगर 6 8 12 का कॉम्बिनेशन नहीं आता है तो गुड हेल्थ है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद यहां एक किंतु है, जिस किंतु पे चर्चा नहीं करते लोग। अब मान लो आपका लग्नेश 1 11 का कॉम्बिनेशन बना रहा है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड अगर है तो फिर गुड हेल्थ में थोड़ी कमी आ जाएगी आपको। दूसरी चीज ये है, शनि रोग का कारक है, अब बृहस्पति स्वास्थ्य का कारक है। आपको अपनी प्रिडिक्शन को थोड़ा और फाइन ट्यून करने के लिए जो भी ग्रह, जैसे अभी मैं 1 11 को ही एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, 1 11 का कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है तो मान लीजिए जो ग्रह 1 11 का कॉम्बिनेशन बना रहा है, यानी लग्नेश, यहां फर्स्ट हाउस की बात हो रही है तो लग्नेश की ही बात हो रही है, लग्नेश का संबंध एकादश से बन गया है। लेकिन एकादश भाव में 11th हाउस में अगर लग्नेश शनि के साथ कंजंक्शन कर रहा है तो फिर गुड हेल्थ में कमी आ जाएगी, क्योंकि शनि रोग का कारक है। मेरा पॉइंट समझ में आया ना? यस सर। यस सर। समझ में आया ना? अगर रोग का कारक अगर लग्नेश के साथ कंजंक्शन बना रहा है, योग बना ले रहा है, तो फिर वो एक गुड हेल्थ में एक डेंट आ जाएगा, ये समझ लो आप। इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखना है अगर प्रेडिक्शन को फाइन ट्यून पे लाना है तो। हम्म। ये एक सर रूल मैंने अभी बताया, ये सब पे लागू होगा। आशीष कुछ पूछने जा रहे थे, बोलिए। सर जब हम कंजंक्शन की बात करते हैं तो कंजंक्शन एक तो हो कि सर अगर सेम प्लेनेट उसी में जगह बैठा हो या उस पर दृष्टि डाल रहा हो, तो दोनों तरह से कंजंक्शन मानते हैं सर? नहीं, कंजंक्शन अलग है अच्छा। और दृष्टि का फल जो है अलग है। कंजंक्शन वन काइंड ऑफ पार्टनरशिप है, ओके सर। एक साथ है। आपकी किसी करोड़पति व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप है, और कोई करोड़पति व्यक्ति आपके सामने रहता है या आपको देख रहा है वो रोज, तो दोनों चीजें एक नहीं हो जाएंगी। मान लीजिए आपने दरवाजा खोला, उसने भी खोला, रोज आपको देख रहा है वो, तो उससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ ये अलग बात है, दोस्ती अगर है तो चलो थोड़ा बहुत हो जाता है मेल मिलाप या कुछ, लेकिन वो
यहाँ ये देखना होता है जो एस्पेक्ट जिसका पड़ रहा है वो बैड है कि गुड है। यहाँ ये एक क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा है, कंजंक्शन का जो बैड इफेक्ट है वो एस्पेक्ट का भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए लग्नेश 1-11 कॉम्बिनेशन बना रहा है और सैटर्न की एस्पेक्ट उस पर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि पड़ रही है, सेवेंथ एस्पेक्ट पड़ रही है या 10th एस्पेक्ट पड़ रही है, तो सैटर्न के बैड एस्पेक्ट का प्रभाव उस पर आ जाएगा। सर एस्पेक्ट अपने को राशि राशि चार्ट से ही चेक करना है ना? यस, एस्पेक्ट लगन से ही चेक करना है, चलित से एस्पेक्ट नहीं देखा जाता, चलित से राजयोग भी नहीं देखे जाते, और कंजंक्शन? कंजंक्शन भी चलित से नहीं देखे जाते। राजयोग, कंजंक्शन, एस्पेक्ट सब कुछ आपने लगन से देखना है, राशि चार्ट से देख। क्योंकि अब चलित से भी अगर आप देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगी मालूम, कि जैसा देवता वैसी पूजा कर दी आपने क्लाइंट के साथ। बात समझ रहे हैं? राजयोग मान लो गज केसरी योग बन रहा है बृहस्पति और चंद्रमा का कंजंक्शन होके या एस्पेक्ट होके, हालांकि ये गज केसरी योग एस्पेक्ट से भी बन जाता है, लेकिन फिर भी कंजंक्शन का इफेक्ट थोड़ा अलग है और एस्पेक्ट का इफेक्ट थोड़ा अलग है। अब मित्र की दृष्टि है तो अच्छा है, शत्रु की दृष्टि है तो अच्छा नहीं है, ये ध्यान रखना है इस कॉम्बिनेशन में। और दूसरी बात है कि अगर चलित से अगर आप राजयोग देखोगे तो फिर चीजें बिगड़ जाएंगी, आपके हाथ से बाहर निकल जाएंगी। आप फलादेश करोगे किस बिंदु पे, आप फलादेश जो प्रेडिक्शन जो है किस पॉइंट पे करोगे? मतलब ऐसा नहीं होता ना कि आपने कुंडली के किसी एक जगह को देख लिया, नवांश में देख लिया राजयोग बना हुआ है तो आपने कह दिया राजयोग है, तो ये ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता, ये डिफरेंट है। प्रोनेस टू डिजीज, दूसरा पॉइंट यहां है, प्रोनेस टू डिजीज। फर्स्ट हाउस का संपर्क यानी लग्नेश का संपर्क 6-8-12 से अगर बन जाता है तो जातक रोगी होता है, ठीक है, उसको हेल्थ इश्यू होगा। लेकिन यहां भी वो रूल आपने ध्यान रखना है, अगर 6-8-12 का कॉम्बिनेशन बनने के बाद बृहस्पति की एस्पेक्ट आ रही है उस पर या बृहस्पति के साथ वो योग बना रहा है, तो जो डिजीज है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, बशर्ते कि वो गुरु खुद छठे भाव का लॉर्ड ना हो, क्योंकि लगन के अनुसार वेरी करता है ना। अगर बृहस्पति 6th हाउस का लॉर्ड है और कंजंक्ट कर रहा है, कंजंक्शन बना रहा है, तो नेचुरली वो ठीक नहीं होगा। हाँ, यहां पर आशीष ने जो प्रश्न उठाया था वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि छठे भाव का लॉर्ड होने के बावजूद अगर बृहस्पति एस्पेक्ट दे रहा है तो वो शुभ है, यहां कंजंक्शन शुभ नहीं होगा। बृहस्पति का एस्पेक्ट हमेशा शुभ होगा, बट अगर वो लॉर्ड 6-8-12 का हो गया तो फिर दिक्कत आएगी। नहीं, 6-8-12 का लॉर्ड होके बृहस्पति अगर कंजंक्शन बना रहा है तो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर 6-8-12 का लॉर्ड होके भी अगर एस्पेक्ट दे रहा है तो दिक्कत नहीं है, एस्पेक्ट उसकी शुभ होगी। तो प्रोनेस टू डिजीज जो ये दूसरा पॉइंट है 6-8-11 का कॉम्बिनेशन, इसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, रोग होगा वो कंट्रोल्ड रहेगा। कई बार आप देखते हैं एक एक रोग लेके कई कई लोग 15-15 20-20 साल जी जाते हैं, यहां तक कि कैंसर तक को लेके 10 साल 15 साल गुजार देते हैं। तो नेचुरली किसी अच्छे प्लैनेट की एस्पेक्ट होती है, नहीं तो कैंसर डिटेक्ट होते ही 1-2 साल में आदमी चल देता है, नहीं बचता ज्यादातर, है ना? आशीष एग्री हो? सर ये जैसे सुसाइड वगैरह के कॉम्बिनेशन है तो ये तो होने के बाद ट्रेस हो पाते होंगे ना, मतलब ऐसे इन जनरल प्रेडिक्शन में तो कभी ऐसा दिख नहीं पाता होगा, क्योंकि अब दशा में आ रहा है, अंतर दशा में, प्रत्यंतर में, वो क्या कैसे कोई प्रेडिक्ट कर पाएगा कि ये सुसाइड करेगा या कुछ ऐसा? तो या तो क्लियर क्लियर कॉम्बिनेशन एकदम ही दिख जाए कि पहले का 8वें में बैठ गया और फिर मारक बाधक सब मार से इन्वॉल्व, नहीं तो ऐसे तो मुश्किल है करना। नहीं, प्रेडिक्शन ये प्रेडिक्शन की नहीं जाती, दिख भी जाए तो नहीं करते। ओके, दिख भी जाए तो ये प्रेडिक्शन नहीं करते। सर इसी से एक चीज मैं आउट ऑफ वो जाके पूछूंगा सर, थोड़ा सा प्लीज इसके एड्रेस कीजिएगा कि सर हम लोग आजकल जैसे एस्ट्रोलॉजी हम कभी भी वीडियो देख लेते हैं, कभी भी हम चार्ट खोल लेते हैं, हमें टाइम मिला तो हम किसी भी कुंडली खोल के बैठ जाते हैं, तो क्या सर इतना इजी तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं? इसके कोई नियम होते हैं पढ़ने के, देखने के? क्योंकि इसके अगर नियम होते होंगे तो फिर जिस तरीके से हम कर लेते हो तो उसके तो कॉन्सिक्वेंसेज भी गलत होंगे, क्योंकि सर एक शास्त्र है ये,
तो वो चीज मेरे को कभी यूट्यूब पे पढ़ने को भी नहीं मिली, देखने को भी नहीं मिली कि कोई नियम बता सके कि इस एस्ट्रोलॉजी के साथ बिहेव कैसे करना है। देखो, सिंपली आपको, जैसे अगर आप प्रोफेशन में हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको बिना नहाए बासी अवस्था में कुंडली नहीं देखनी चाहिए। ओके। कम से कम नहा धो के स्वच्छ होना तो बड़ा जरूरी है। हम्म। कुंडली ऐसी जगह भी नहीं देखनी चाहिए जहां बहुत बाथरूम में, टॉयलेट में। शोरगुल चल रहा हो। हाँ, टॉयलेट में तो नहीं ही देखनी। जहां शोरगुल ज्यादा है, जहां आपको चैलेंज किया जा रहा है, वहां वॉकआउट कर दो। आप कह दो ज्योतिष कुछ नहीं है, बेकार है, छोड़ दो। क्योंकि ओके। ज्योतिष शास्त्र का ये पहला नियम है, आपको आजमाने के लिए अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो वहां आपको बैकआउट कर जाना चाहिए। वो आप नहीं समझा पाओगे। हम्म। जो समझदार है वो समझता है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, और जो समझता नहीं है उसको समझा के भी आप समझा नहीं पाओगे। हम्म। ये मेरी पिछले साल की पोस्ट भी है फेसबुक पे, मैंने डाली थी। पर ऐसा भी है क्या कि किसी पर्टिकुलर कुंडली के को ही प्रेडिक्शन देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए? मतलब कुछ ऐसे चार्ट्स आते हैं कि जिसको आप प्रेडिक्शन मत करो, नहीं तो करोगे तो आपके लिए हैवी हो जाएगा, वो ऐसा कुछ रहता है क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है। हम तो ऐसा प्रोफेशनल, कुछ नहीं। मैं तो प्रोफेशनल हूँ। आज मुझे प्रैक्टिस करते हुए कम से कम 25 23 30 साल साल तो हो हो गए। ही गए हैं। हाँ, ठीक। 23 साल तो हो ही गए हैं। हाँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखना चाहते हैं तो भूत प्रेत वाले जो केस आते हैं वो मत लीजिए। ओके। कई लोग आते हैं कि उनको किसी ने पकड़ा हुआ है, तो भैया मैं हाथ जोड़ देता हूँ कि किसी तांत्रिक के पास जाइए आप, जो ये काम करता है। क्योंकि इसका हम्म। बैड इफेक्ट मैं झेल चुका हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, मैं झेल चुका हूँ। मेरे पास एक आया था आज से 6-7 साल पहले। ठीक तो हो गया मेरे पास आके, लेकिन फिर मुझे कुछ दिन परेशानी हुई थी। और वो ठीक ऐसा ठीक हुआ कि फिर वो एमपी के मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ले रहा है। लेकिन ज्योतिष का काम जो है बड़ा गुनाहे बेलज्जत जैसा काम है।